नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आप सभी मित्रों का आपके प्रिय प्लेटफॉर्म एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और जैसा कि आप लोग मुझे देख पा रहे हुए होंगे कि आज से ही जो है मैं रंगों में सरोबार हो गया हुआ हूँ। बहुत कई सारे मित्र हैं जो मित्र इस होली के उपलक्ष्य में अपने अपने घरों को जा रहे हैं, तो साथ में मिलकर होली जो है ये सेलिब्रेट किया गया हुआ है आपके एग्जामपुर में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा रंगों में मैं सरोबार आपको दिख रहा हूं, बट इसके बावजूद आपकी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये क्लासेस जो है आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं, और ये क्लासेस जो है ये क्लासेस आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे इस क्लासेस के अंतर्गत। ठीक है, तो आप सभी के सभी लोग बाकी क्लासेस के साथ अपनी जो कमेंट है उसको मुझे ऑफलाइन छोड़ दीजिएगा, या किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो जब पूर्वत हम लोग क्लासेस में मिलेंगे तो उस क्लासेस में हम लोग फिर से बात कर लेंगे, अगर किसी तरह की समस्या रह गई हो इस सेशन के दौरान। बट ये सेशन आपको रिकॉर्डेड वर्जन में मिल रहा है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आप जुड़े रहिए इस सेशन के साथ, और कुछ प्रमुख प्रश्नों को जो कि आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को इस सेशन में हम लोग करेंगे। तो आइए फिर इस सेशन का आगाज करते हैं। ठीक है, आते हैं, और यहां से देखिए ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया। ठीक है, इस पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। इस प्रश्न में पूछा गया हुआ आपसे कि निम्नलिखित में से किसके पास पानी के संचालन के लिए विशिष्ट उत्तक है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके पास पानी के संचालन के लिए विशिष्ट उत्तक है। Which among the following has a specialized tissue for the conduction of water? अब आपके पास दिया गया हुआ है ऑप्शन ए है थैलोफाइटा, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, मतलब सी टेरिडोफाइटा, और फोर्थ में है जिम्नोस्पर्म। और उसके बाद ऑप्शन बनाया गया हुआ है, ऑप्शन ए में है फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी में है फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि थैलोफाइटा और आपके पास हो गया टेरिडोफाइटा। सी ऑप्शन में दिया गया है थर्ड एंड फोर्थ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, और डी ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट एंड फोर्थ यानी कि थैलोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। अब देखिए पानी के लिए विशिष्ट संचालन के लिए उत्तक पूछा जा रहा है। आप सबको पता है कि पौधों के अंदर पानी का संचालन जो होता है, कंडक्टिंग टिश्यू दो हो जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम हो जाता है। तो पानी का संचालन जो होता है ये किसके थ्रू हो जाता है साथियों, जाइलम के थ्रू होता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए ये किसके थ्रू हो जाता है, जाइलम के थ्रू हो जाता है ना, जाइलम के थ्रू जाइलम पाया जाता है, जाइलम के थ्रू होता है। अब यहाँ पर आपको ये निकाल लेना है कि जिसके अंदर जाइलम पाया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे प्लांट को आप बांटते हैं, पादप को बांटते हैं, तो पादपों को आप लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगेमी और दूसरे को बोलते हैं फेनरोगेमी। तो क्रिप्टोगेमी जो होते हैं बिना पुष्प वाले पादप होते हैं, और फेनरोगेमी जो होते हैं वो पुष्प वाले पादप होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको अगर बताऊं, यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए जो पादप होते हैं साथियों, जो प्लांट है, इस प्लांट को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक हमारे पास हो जाता है क्रिप्टोगेमी और दूसरा हो जाता है फेनरोगेमी। ठीक है, क्रिप्टोगेमी और दूसरा हो जाता है फेनरोगेमी। फेनरोगेमी, ठीक है, ये दो तरह के हो जाते हैं। क्रिप्टोगेमी मतलब अपुष्पविद कहा जाता है, अपुष्पविद। अपुष्पविद का मतलब कि जिनमें फूल नहीं होता है। और फेनरोगेमी क्या हो जाते हैं साथियों, पुष्पविद होते हैं, पुष्पविद होते हैं जिनमें कि फूल पाया जाता है। अब ये जो हो जाते हैं क्रिप्टोगेमी, इसकी क्रिप्टोगेमी को फर्दर हम लोग तीन क्लासेस में बांटते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, थैलोफाइटा आता है, थैलोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा आता है, और टेरिडोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है। जबकि जो पुष्पविद फेनरोगेमी होते हैं इनके दो क्लासेस हो जाते हैं, जिसमें से एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ध्यान से समझिएगा, और दूसरे को कहते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म और
एंजियोस्पर्म साथियों। तो इसमें याद रखा कीजिएगा कि क्रिप्टोगेमी में से जो टेरिडोफाइटा क्लास होता है, न तो थैलोफाइटा न ही ब्रायोफाइटा में आपको संवहन उत्तक यानी जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, ये केवल टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। और टेरिडोफाइटा में भी जो जाइलम पाया जाता है उस जाइलम में वेसल्स नहीं होता है और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम की उपलब्धि है। और यहाँ से जिम्नोस्पर्म, पुष्प विविध में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में हो जाता है, तो इसमें भी जाइलम की अवेबिलिटी है। तो हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में हमने बात किया हुआ था, यहाँ से इस प्रश्न के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि किसके पास पानी के संचालन के लिए विशिष्ट उत्तक है। तो ये कौन कौन सा हो गया, ये आपके पास हो गया टेरिडोफाइटा हो गया और जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो ये दो हो गए, यानी कि 3 और 4 हो गया। 3 और 4 कहां पर दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आशा कर रहा हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं साथियों। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा कथन सही है, राइट वाले को आपको चयन करना है। कहा है कि एप्स यानी कि पक्षी वर्ग इसमें आते हैं, बर्ड्स आते हैं। एप्स ठंडे खून वाले जानवर हैं और 4 कक्षीय हृदय होता है। इसके बाद कहा गया है मगरमच्छ एक उभयचर है और 4 कक्षीय हृदय है। मछली का शरीर सुव्यवस्थित और 3 कक्षीय वाला होता है। कंगारू स्तनधारी है जो बहुत कम विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ये ई ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन में जाते हैं तो सबसे पहले देखिए कौन सा कथन सही है, यहाँ पर पूछा गया है। कहा गया है कि एप्स ठंडे खून वाले होते हैं। ध्यान में रखा कीजिए, जितने भी एप्स होते हैं ये गर्म खून वाले होते हैं, ये हॉट ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। मगरमच्छ एक उभयचर प्राणी है और 4 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर प्राणी एम्फीबियन किसको कहा जाता है, जो कि पानी और भूमि दोनों पर रहता है। तो मगरमच्छ दोनों पर रहता है। और याद रखा कीजिए मगरमच्छ जो होता है ये सरीसृप वर्ग में आता है, रेप्टाइल्स वर्ग में आता है, और जो सरीसृप रिंग के चलने वाले रेप्टाइल्स कहा जाता है। और इनका हृदय जो होता है 3 कक्षीय होता है, लेकिन इनमें मगरमच्छ क्या है, एक अपवाद है। इसका हृदय जो होता है 4 कक्षीय होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। मछली का शरीर सुव्यवस्थित और 3 कक्षीय हृदय वाला होता है, नहीं, मछलियों में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कंगारू स्तनधारी है जो बहुत कम विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट सही है, यानी कि इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा साथियों, ई ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ई ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ई ऑप्शन जो होगा आपके पास सही होगा, इनमें से एक से अधिक। ये प्रश्न समझ में आया आप लोगों के? चलिए, आशा कर रहा हूं ये प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गया हुआ होगा। चलते हैं इस बीच अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष संवाहक उत्तक नहीं है, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं है। जाइलम और फ्लोएम किसके पास नहीं है, और यहाँ पर कुछ पौधों के नाम आपके पास दिया गया है। ठीक है, मर्चेंटिया दिया गया है, मार्सिलिया दिया गया है, साइकस दिया गया है, फर्न दिया गया है। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ध्यान में रखा कीजिए, जो फर्न है या मार्सिलिया है या साइकस है, ये ऐसे पौधे होते हैं जिन पौधों में, फर्न आपने देखा ही होगा, ये पौधे ऐसे होते हैं जिन पौधों में वेल डेवलप्ड जो होता है आपके पास जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। लेकिन इस क्लास में ध्यान में रख लीजिएगा, मर्चेंटिया ऐसा पौधा है जिसके अंतर्गत पानी या अन्य पदार्थों के लिए विशेष संवाहक उत्तक नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसके डिटेल बारे में, इस पौधों के नामों के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये प्रश्न आया हुआ है तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न की गई है, पहचान की गई प्रजातियों की संख्या के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे प्रचुर मात्रा में है, अर्थात सबसे बड़ा समूह कौन सा है। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द मोस्ट एब्यूडेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पेसीज आइडेंटिफाइड, यानी जो स्पेसीज आइडेंटिफाई की गई है, प्रजातियों की पहचान की गई है, तो पहचान की गई प्रजातियों में सबसे अधिक, ठीक है, पहचान की गई प्रजातियों में सबसे अधिक
किस प्रजाति की संख्या है ये पूछा गया है। दिया गया है कवक फंगस दिया गया है, बी दिया गया है हरे पौधे, सी दिया गया है बैक्टीरिया और डी दिया गया है कीड़े। तो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा किंगडम वाले चैप्टर को, जगत के वाले चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा, तो आपने क्या पढ़ा हुआ होगा कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जगत कौन सा होता है, सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा जो होता है ये सबसे बड़ा किंगडम होता है, सबसे बड़ा किंगडम होता है, ठीक है, सबसे बड़ा किंगडम है ये यहाँ पर, ठीक है। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा किंगडम है। और ऑर्थोपोडा में क्या आते हैं साथियों, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, ये सभी इंसेक्ट्स किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा में आते हैं। तो जो इंसेक्ट्स हैं ये किस में आ जाते हैं, ऑर्थोपोडा में आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया हुआ है, डी ऑप्शन में कीड़े दिए गए हुए हैं। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जिन प्रजाति की पहचान की गई है ये कौन सा है, इंसेक्ट्स की प्रजाति है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो तमाम जितनी भी प्रजातियां हैं इनमें ऑर्थोपोडा क्लास सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा किंगडम है, सबसे बड़ा जगत है। तो सर्वाधिक प्रजातियां जो होगी किसके अंदर होगी, ऑर्थोपोडा यानी कि कीटों की प्रजातियां, ठीक है। चलिए प्रश्न समझ में आ गया। चलिए इस बीच अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे साथियों, अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सभी स्टेटमेंट्स को देखना है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट को निकालना है, याद रखिएगा सही स्टेटमेंट को निकालना है। अब कह रहा है पहला कि वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइमों की कमी होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में सुसंस्कृत किया जा सकता है। विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक कारकों द्वारा ही संचारित होते हैं। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल एक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल दो, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एक और तीन, और डी ऑप्शन दिया गया है ये सभी, या ई ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ठीक है। Which of the following statement is are correct? Viruses lack enzymes necessary for the generation of energy. Viruses can be cultured in any synthetic medium. Viruses are transmitted from one organism to another by biological vectors only. तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से आपको पहचान करना है कि कौन सा विकल्प जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग नीचे से ऊपर के चलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये कह रहा है कि विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक कारकों द्वारा ही संचारित होते हैं। अब ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब विषाणु की बात करते हैं, इवानोवेस्की के द्वारा सबसे पहले वायरस की खोज की गई हुई थी। आपको पता होना चाहिए तंबाकू के पत्तियों में इस वायरस को ढूंढा गया था, इसका नाम दिया गया था टोबैको मोज़ेक वायरस। और वायरस को कहा जाता है साथियों कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली इकाई कहा जाता है। तो यहाँ एक चीज आपको समझना है, ये कह रहा है विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक कारकों से चलते हैं। केवल लिविंग से चलेंगे क्या, ये तो नॉन लिविंग मीडियम से भी चल सकते हैं, नॉन लिविंग मीडियम से भी चल सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग की तरह भी रह सकते हैं। वायरस को बोतल में बंद करके कई वर्षों तक आप रख सकते हैं। हमारे शरीर में भी वायरस जाने के बाद कई बार बहुत लंबे समय तक निर्जीव अवस्था में रह सकते हैं, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में सुसंस्कृत किया जा सकता है, सिंथेसिस किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। कोई पार्टिकुलर वायरस है, हर वायरस के आरएनए में चेंजेस होता है, तो सबके लिए अलग अलग मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसी भी माध्यम, किसी भी सिंथेटिक मीडियम में थोड़े इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी ये भी गड़बड़ है। अब बात करते हैं वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइमों की कमी होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि निर्जीव अवस्था में रह सकते हैं, यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइमों की कमी होती है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही मिल रहा है साथियों, यानी कि ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक। ये ऑप्शन जो होगा हमारे पास सही होगा, ए ऑप्शन यानी कि केवल एक, ठीक है। आगे बात समझ में कंफर्टेबल है। बड़ा क्वेश्चन देखने से मिल रहा था, लेकिन स्टेटमेंट्स को जब हमने पढ़ा समझा तो आसान हो गया, है कि नहीं साथियों। चलिए
आगे बात करता हूं, अगले प्रश्न की तरफ बात करता हूं। ये देखिए, ये तो आपके लिए आसान सा सवाल होने वाला है कि पांडा उसी परिवार से संबंधित है जिससे संबंधित कौन है? वेल संबंधित है, भालू संबंधित है, कंगारू संबंधित है या फिर शाही संबंधित है? इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक अधिक। अब आप खुद देखिए, पांडा को आपने देखा हुआ होगा, ठीक है जी, चाइना के अंदर राष्ट्रीय पशु की संज्ञा दी जाती है पांडा को। तो वेल है, भालू है, कंगारू है या शाही है। तो पांडा किससे मिलता जुलता है भैया? बियर से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? भालू के साथ परिवार को साझा करता है। तो किस परिवार से आता है? भालू के परिवार से आता है, बियर के परिवार से आता है। यानी कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पर साथियों सही उत्तर है। हर ये बात समझ में, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। पांडा को आपने देखा हुआ होगा, नहीं देखा हुआ होगा तो गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, भालू की तरह दिखता है कि नहीं? तो भालू के परिवार से ये आता है। ठीक है, कंफर्टेबल, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शार्क में पाई जाने वाली पूंछ का प्रकार कैसा है? ठीक है भैया, द टाइप ऑफ टेल फाउंड इन शार्क इज। शार्क एक मछली की प्रजाति है और इवन क्या हो जाती है, ये एक घातक मछली है कि नहीं जी? ये क्या होती है? आक्रमणकारी होती है शार्क। अब शार्क की पूंछ के विषय में कह रहा है कि होमो सर्कल होता है इनकी पूंछ, हेट्रो सर्कल होता है, डिफाई सर्कल होता है और शाही होता है। अब यहाँ पर देखिए, शार्क की भी अलग अलग किस्में हैं। होमो सर्कल का मतलब क्या हो गया? एक समान। हेट्रो सर्कल का मतलब क्या हो गया? अलग अलग। डिफाई सर्कल या डाइफाई सर्कल का मतलब क्या हो गया कि दो भागों में। तो देखिए, अलग अलग जो शार्क की प्रजाति हैं, इनके चूंकि एक तरह की प्रजाति तो नहीं है, शार्क में भी वेरिएशन है, तो सबकी पूंछों में भी वेरिएशन है। तो सब विषम पूंछ वाली होती है, यानी हेट्रो सर्कल होती है। विषम के लिए क्या हो जाएगा? हेट्रो हो जाएगा। यानी यहां पर हमारे पास क्या मिल रहा हुआ है? बी ऑप्शन साथियों सही मिल रहा हुआ है। बी सही मिल रहा हुआ है। ठीक है, समझ के स्टेटमेंट्स को आप लोग कीजिएगा, आंसर्स को भी आप लोग मैच कीजिएगा। इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डेड क्लास है, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए, है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखा गया है, ठीक है, क्लीटेलम पाया जाता है। क्लीटेलम किसके अंदर पाया जाता है साथियों? ए ऑप्शन दिया गया है, ये जोंक के अंदर पाया जाता है, घोंघा के अंदर पाया जाता है, नरिस के अंदर पाया जाता है, केचुआ के अंदर पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, लीच के अंदर, स्नेल के अंदर, नेरिस के अंदर या अर्थवॉर्म के अंदर, नन ऑफ दीज और मोर देन वन ऑफ दीज। तो क्लीटेलम देखिए, क्लीटेलम किसके अंदर पाया? सुने हैं इस पार्ट का नाम? अगर आपने उत्सर्जी तंत्र के विषय में पढ़ा हुआ होगा तो आपने पढ़ा हुआ होगा कि जो केचुआ होता है, केचुआ का उत्सर्जी तंत्र नेफ्रीडिया पाया जाता है। तो क्लीटेलम किसके का भाग बनाता है साथियों? ये केचुआ का भाग बनाता है, अर्थवॉर्म के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? अर्थवॉर्म के अंदर। याद रखिएगा, अर्थवॉर्म का जो उत्सर्जी तंत्र होता है, ये उत्सर्जी तंत्र क्या है? नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया है। ठीक है, उत्सर्जी तंत्र। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्लीटेलम। ठीक है, तो केचुआ जो होगा इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी के मैला ढोने वाले कौन है? चलिए, द स्कैवेंजर ऑफ अर्थ आर। चलिए, यहां पर डिकम्पोजर के रूप में आपको इसको लेना है, और ये तो बिल्कुल समझ लीजिए उपनाम ही आपसे पूछा गया हुआ है। स्कैवेंजर ऑफ अर्थ किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, बैक्टीरिया को कहा जाता है, वायरस को कहा जाता है, सेवाल को कहा जाता है, एल्गी को कहा जाता है, या डी कवक या फंगी को कहा जाता है, या ई ऑप्शन नन ऑफ दीज और मोर देन वन ऑफ दीज। आपसे पूछा गया है पृथ्वी के मैला ढोने वाले कौन से हैं। स्कैवेंजर ऑफ अर्थ के विषय में बात आपसे की जा रही है। अब यहां पर ये ध्यान रखा कीजिए कि पृथ्वी के मैला ढोने लिए डिकम्पोजिशन का काम कौन करते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, और ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन कहलाते हैं? बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कहलाते हैं। और जीवाणु की खोज आपको पता होनी चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? बैक्टीरिया होगा, जिसको जीवाणु भी आप लोग कहते हैं। ठीक है, जीवाणु भी आप लोग कहते हैं। और आपको ये पता ही होगा कि जीवाणु जो है, तो जीवाणु की खोज सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? ल्यून हॉक महोदय ने किया था। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई है? ल्यून हॉक महोदय के द्वारा की गई हुई है। तो इनको पृथ्वी के मैला ढोने वाले के नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पूछा गया है 5 किंगडम वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया हुआ है। 5 किंगडम वर्गीकरण के बात किया जाता है। देखिए, जितने भी हमारे पास जीव जंतु हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, इन सजीव प्राणियों को हमने 5 जगत में बांटा हुआ है। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो इनको 5 जगत में बांटा गया हुआ है। ये 5 जगत कौन कौन से हैं? आपके पास है मोनेरा, ठीक है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा है, ठीक है, और कौन सा है आपके पास? फंजाई है, फंगी या फंजाई कह सकते हैं, और क्या है? एनिमेलिया है, एनिमेलिया है, एनिमेलिया है, और आपके पास क्या है? और आपके पास प्लांटी है, प्लांटी। तो ये 5 किंगडम में सभी सजीव प्राणियों को बांटा गया है। यहां से आपसे पूछा गया है कि ये जो है आपके पास किसने दिया हुआ है वर्गीकरण? विटेकर के द्वारा, हैकल के द्वारा, लिनियस के द्वारा या कोपलैंड के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि 5 किंगडम की थ्योरी किसने दिया हुआ है। ये रॉबर्ट विटेकर के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट आर विटेकर साहब जो हैं, इन्होंने 5 किंगडम की थ्योरी दी है। बाकी लीनियस की बात कीजिएगा तो लीनियस साहब किससे हैं? ये द्विनाम पद्धति से हैं। द्विनाम पद्धति के कारण लीनियस को जाना जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से। जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स का नाम क्या कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स को हम लोग बोलते हैं होमो सेपियंस। तो होमो क्या हो गया? होमो इसका जेनस हो गया, और सेपियंस क्या हो गया? स्पेसिस हो गई। एक कुल से ली जाती है, एक वंश से ली जाती है नाम, दूसरी जाति से ली जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि आम है, तो आम का क्या नाम है साथियों? तो आम का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार। या हमारे पास मेंढक है, राना ट्रिगना है, या मटर है, पीसम सैटिवम नाम है। तो इस तरीके से जो द्विनाम पद्धति होती है, द्विनाम पद्धति देने वाले व्यक्ति है कैरोलस लीनियस। हैकल साहब जानते हैं, हैकल का संबंध इकोलॉजी से है। कोपलैंड ने भी सभी जगत को 2 ही भागों में बांटा है। ये बांटा है मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। यहां पर हमसे पूछा गया हुआ था कि 5 जगत का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है? तो रॉबर्ट विटेकर साहब के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया हुआ है, ठीक है। 5 ये वर्ग आपको बता दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके पास क्या है। काइटिन युक्त बही कंकाल वाले जानवर कौन से हैं? कीड़े हैं, स्पंज हैं, समुद्री आर्चिन हैं या घोंघे हैं? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। देखिए 2 तरह के कंकाल होते हैं, एक को हम लोग एंडोस्केलेटन कहते हैं और एक को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जिन जीवों में कंकाल तंत्र यानी हड्डियां जो होती है ये शरीर के अंदर पाई जाती है, उनके अंदर एंडोस्केलेटन कहा जाता है, जैसे कि मनुष्य हो गए। और जिनमें बाहर पाई जाती है इसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। कुछ जीव जो होते हैं उनमें एंडो और एक्सोस्केलेटन दोनों पाए जाते हैं। जैसे कछुए को आपने देखा होगा, कछुआ कैसा हो जाता है? ऐसे टोकरी नुमा संरचना होती है जिसके अंदर अपने शरीर को छुपा के रखता है, ठीक है। उसके ऊपर आप डंडे बरसाइए, उसको कुछ नहीं होगा। एक्सोस्केलेटन का एग्जाम्पल है वो साथियों, उसके अंदर उसका शरीर होता है। अब यहां पर आपसे पूछा गया हुआ है कि जो ऐसे जीवों के विषय में जो एक्सोस्केलेटन को करते हैं और एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत इनका जो बहिर्कंकाल होता है वो काइटिन पदार्थ का बना हुआ रहता है। तो ध्यान में रखा कीजिए, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ये एक्सोस्केलेटन, जैसे तिलचट्टा कॉकरोच को देखा होगा, कई बार आपका पैर गलती से कॉकरोच के ऊपर आ गया तो कॉकरोच ऐसा लगता है कि मरे हुए जैसा हो गया, ऐसा लेट सा जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि वो उठता है और चलना शुरू करता है। तो बाह्य कंकाल जो होता है वो उसकी मदद करता है। तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन जो होता है, बहिर्कंकाल जो होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारे पास क्या हो गए? कीड़े हो गए साथियों, कीड़े जो हो गए यहाँ पर सही उत्तर हो गया इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेप वॉर्म है?
टेप वॉर्म पूछा गया है फीता कृमि। टेप वॉर्म जनरली जो हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे आंतों में पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया हुआ है साथियों कि फीता कृमि कौन सा है। ठीक है, फीता कृमि कौन सा है? फैसियोला है, सिस्टोसोमा है, ठीक है, इसको टेनिया या तानिया पढ़ा जाता है, या एंट्रोबियस है, ये नाम है, आप ध्यान में रखा कीजिए। तो इसमें से टेप वॉर्म फैमिली से कौन आता है, ये पूछा गया है। ए, बी, सी या डी। टेप वॉर्म फैमिली से कौन सा है साथियों? तो टेप वॉर्म फैमिली से कौन सा इसमें आता है? टेनिया या तानिया जो होता है ये आता है टेप वॉर्म फैमिली से, फीता कृमि फैमिली से आता है। तो सी उत्तर जो है यहाँ पर सही है इस प्रश्न के लिए। सी उत्तर जो है ये सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे साथियों। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? पूछा गया है कि मिर्गी की दवा किसकी मदद से बनती है। चलिए, मिर्गी की दवा किसकी मदद से बनती है? कवक की मदद से, लाइकेन की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से, शैवाल की मदद से, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। मिर्गी, आप देखते हैं कई बार व्यक्ति जो होता है एकाएक बेहोश हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं जूते सुखाओ, जूते सुखाने से होश आ जाता है। मिर्गी की जो दवा होती है जिसको क्या बोला जाता है? एपिलेप्सिस बोला जाता है। कि एपिलेप्सिस की दवा जो होती है ये किससे बनाया जाता है, किससे इसका फॉर्मेशन किया जाता है? ठीक है, कवक से, लाइकेन से, बैक्टीरिया से या शैवाल से। तो याद रखा कीजिए मिर्गी की दवा जो होती है ये लाइकेन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? लाइकेन से बनाई जाती है। लेकिन लाइकेन किस परिवार में आता है? शैवाल, जिसमें काई आती है। तो यहाँ पर लाइकेन भी दिया गया है और शैवाल भी दिया गया है। तो फिर से क्या हो सकता है? कंफ्यूजन हो सकता है। अगर लाइकेन को लगाइएगा तो फिर शैवाल क्यों नहीं, है कि नहीं? और ई ऑप्शन भी दिया गया हुआ है, यानी दो सही हैं, लाइकेन और शैवाल। तो हम किस में चले जाएंगे? ई ऑप्शन के लिए चले जाएंगे, एक से अधिक। किस ऑप्शन के लिए चले जाएंगे साथियों? ई ऑप्शन के लिए कि मोर देन वन ऑफ दिस, इनमें से एक से अधिक हो गया। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दिस, इनमें से एक से अधिक हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में जाना जाता है? आपको पता है कि कोशिकाएं जो होती है ये दो तरह की होती है। एक हो जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा हो जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है साथियों ये अल्प विकसित कोशिकाएं होती है। इनमें सभी सेल ऑर्गेनल्स की उपलब्धता नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है ये पूर्ण रूप से विकसित होती है। और कोशिका के अंदर कई सारे कोशिकांग होते हैं। ध्यान दीजिए कि इसमें पूछा गया है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। यानी जो अपने आप में पूर्णतः एक कोशिका है। ठीक है, ये कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी निकाय है, लाइसोसोम्स है और ग्लाइऑक्सीसोम्स है। ठीक है, तो यहां सिंपली ध्यान में रखा कीजिए भैया पूर्ण कोशिका के रूप में जाएंगे तो उसका अपना डीएनए होगा। अपना डीएनए किसका किसका होता है भैया? अपना डीएनए या तो न्यूक्लियस का है, ठीक है, या फिर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो इसमें कौन सा मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी आप लोग कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर सही उत्तर है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और इसको यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारे पास? सही उत्तर हो गया साथियों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं। चलिए भैया, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स विच कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स, इनको क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। देखिए कहा गया है जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक। अब प्रकाश के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक के रूप में काम क्या करता है साथियों? सूर्य का प्रकाश करता है। और साथ ही साथ क्लोरोफिल की भूमिका होती है पर्णहरित की। और क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोफिल जो कि एक हरे रंग का वर्णक होता है, ये किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है
क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर दिया गया हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल, हरे रंग का वर्णक, जो क्या करता है, प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णकों की भांति कार्य करता है। तो सी यहाँ पर सही उत्तर हुआ, सी यहाँ पर सही उत्तर हुआ। ठीक है, चलिए सी उत्तर सही हुआ, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर सही हुआ। ये तो पता ही आपको होगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो आसान सा प्रश्न था ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। चलिए भैया, गलत वाले को आपको निकालना है इसमें से। यहां देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है। ल्यूवेनहॉक ने खोज की है माइक्रोस्कोप की, बहुत बढ़िया। रॉबर्ट ब्राउन ने दिया है सेल थ्योरी को। प्रोटोप्लाज्म को पुरकिंजे ने दिया। प्रोटोप्लाज्म, वैसे प्रोटोप्लाज्म अंग्रेजी में ही लिख दिया गया है, बाकी अगर इसको और देखना चाहे तो इस प्रोटोप्लाज्म को आप लोग जीव द्रव्य के रूप में भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? जीव द्रव्य के रूप में भी जानते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की हुई है। चलिए, तो इसमें से पूछा गया है कि इनकरेक्ट को आप निकालिए। देखिए, रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में कोशिका की खोज की हुई थी, आप सबको पता है। 1665 में रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा कोशिका की खोज किया गया हुआ था। किसमें? आपको बार्क में किया गया था। ठीक है, छाल में किया गया था, वृक्ष के छाल में। और इन्होंने जो देखा हुआ था, ये कैसा देखा था? डेड सेल देखा था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो सही है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, जिसके अंदर की दो तरह की चीजें आती है। एक आपके पास कौन सा हो जाता है? एक आपके पास जो कोशिका के अंदर भरा हुआ रहता है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, और जो केंद्रक के अंदर भरा हुआ होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं और कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इन दोनों को सामूहिक रूप से हम लोग बात करते हैं तो इनको हम लोग प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है ये पुरकिंजे महोदय ने दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। ल्यूवेनहॉक साहब ने माइक्रोस्कोप की खोज की है, ये भी सही है। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन सेल थ्योरी नहीं साथियों, रॉबर्ट ब्राउन साहब के द्वारा केंद्रक की खोज की गई हुई है। किसकी खोज की गई है? केंद्रक की। कोशिका के अंदर अपना जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। सेल थ्योरी की अगर बात करोगे तो आपने पढ़ा होगा, सेल थ्योरी देने वाले व्यक्ति कौन है? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन तथा स्वान नाम के दो साइंटिस्ट ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। स्लाइडेन और स्वान नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, यानी कि यहाँ पर गलत ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? बी ऑप्शन यहाँ पर गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास गलत ऑप्शन है। तो क्योंकि सेल थ्योरी को स्लाइडेन और स्वान ने दिया है, रॉबर्ट ब्राउन साहब केंद्रक के खोज से होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, सेलुलर टोटिपोटेंसी है। सेलुलर टोटिपोटेंसी ये एक टर्म है, इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि क्या है? पादप कोशिकाओं की पूर्ण पादप बनाने की क्षमता, एक नई प्रजाति का गठन, एक नए पादप का गठन। यहाँ पर संयंत्र का मतलब क्या होना चाहिए? पादप होना चाहिए। एक नए पादप का गठन, ठीक है, नए सेल का संश्लेषण, और इनमें से कोई नहीं और इनमें से अधिक। अब देखिए, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी पूछा गया हुआ है। सेल्यूलर शब्द का मतलब क्या है? सेल्यूलर शब्द का मतलब क्या हो गया? कोशिकीय या कोशिका, कोशिकीय हो गया। अब यहां पर इस शब्द को देखिए, टोटिपोटेंसी। अगर पोटेंशियल शब्द का मतलब निकालें, पोटेंशियल शब्द का मतलब हम लोग निकाले साथियों, पोटेंशियल वर्ड का मतलब निकालें तो इसका मतलब, पोटेंशियल का मतलब हमारे पास क्या निकल आता है? क्षमता के हिसाब से आता है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता। टोटिपोटेंसी हो जाती है पुराने पादपों द्वारा, ठीक है, पादप कोशिकाओं द्वारा पूर्ण पादप बनाने की क्षमता जो होती है, जिसके चलते वो पादप कोशिकाएं पूरा का पूरा नया प्लांट बना लेती है। इसको सेल्यूलर टोटिपोटेंसी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास कहाँ दिया गया है? ये पहले ऑप्शन में ही दिया गया है। पादप कोशिकाओं की पूर्ण पादप बनाने की क्षमता जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्यूलर टोटिपोटेंसी बोला जाता है। यानी कि ए ऑप्शन जो है, कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। तो ये सही यहाँ पर उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जोड़ा गलत है? आपसे पूछा गया हुआ है कि यहाँ पर जो पेयर्स आपको दिए गए हैं, इन पेयर्स में से कौन सा पेयर जो है ये सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। आपको दिया गया है क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, क्रोमोप्लास्ट पीले रंग का होता है, ल्यूकोप्लास्ट रंगीन होता है, एलायोप्लास्ट जो होता है ये लाल होता है। विच ऑफ द पेयर इज इनकरेक्ट? ठीक है, तेजी से देखिए इसको और समझने का प्रयास कीजिए। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का, क्रोमोप्लास्ट येलो कलर का, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और एलायोप्लास्ट लाल रंग का होता है। देखिए क्लोरोफिल आप सबको पता है कि क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये सबको पता है। क्रोमोप्लास्ट पीले रंग का होता है, ये भी सही है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। एलायोप्लास्ट जो पत्तियों के वर्ण पे पाया जाता है ये जनरली क्या हो जाता है, लाल नहीं होता है, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है साथियों, कलरलेस होता है। और इसने इसको लाल लिखा है, यानी गलत जोड़ा कौन सा हुआ, डी वाला एलायोप्लास्ट रेड कलर का होता है, ये यहाँ पर गलत है और हमारे लिए सही ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे इस प्रश्न के लिए। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि आपको यहां तक की बातें जो हैं ये बढ़िया से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किस अंग को कोशिका का निर्देशक भी कहा जाता है। कोशिका का निर्देशक पूछा जा रहा है साथियों। ये कह रहा है विच ऑर्गेनल्स इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ द सेल। डायरेक्टर ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम्स। अगर आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। जो डायरेक्टर निर्देशित करने का मतलब क्या होता है कि कोशिका के सभी अंगों पर क्या करता है, एक तरीके से कंट्रोल करके रखता है। इसको डायरेक्टर भी बोला जाता है, या चलिए दूसरा शब्द आपको दे दिया, कंट्रोलर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोलर भी कहा जाता है। तो किसी भी कोशिका का सबसे प्रमुख भाग जो होता है ये कौन होता है, उसका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस सही होता है, क्योंकि बाकी सारे को देखिएगा, राइबोसोम्स को देखिएगा तो राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अगर बाकी सारे ऑप्शनों पर भी आप लोग ध्यान दें तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है साथियों, इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं क्लोरोफिल होता है, तो फोटोसिंथेटिक मटेरियल इसको कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी पदार्थ कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर आपके पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया साथियों। क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सेल डिवीजन को आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे कि इन विच फेज ऑफ मियोसिस सेंट्रोमियर डिवाइड्स, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड। तो पूर्ण रूप से सेंट्रोमियर का विभाजन किसमें देखने को मिलता है। देखिए ये जो प्रक्रिया होती है अर्धसूत्री विभाजन साथियों, मियोसिस की जो प्रक्रिया होती है, मियोसिस की जो प्रक्रिया होती है ये दो चरणों में होती है। एक को हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस फर्स्ट में जाएंगे तो इसमें फिर से वही प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था, मेटाफेज फर्स्ट की अवस्था, एनाफेज फर्स्ट की अवस्था, टीलोफेज फर्स्ट की अवस्था। मियोसिस सेकंड में जाएंगे तो प्रोफेज सेकंड की अवस्था, मेटाफेज सेकंड की अवस्था, टीलोफेज सेकंड की अवस्था, एनाफेज सेकंड की अवस्था। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी अवस्था होती है क्योंकि अगेन ये 5 भागों में होती है, जिसको आपने लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन इन सभी अवस्थाओं के रूप में पढ़ा हुआ होगा। तो याद रखें कि ये पूर्ण रूप से विभाजन हमें किसमें दिखाई देता है, एनाफेज सेकंड की अवस्था। एनाफेज सेकंड की अवस्था जो होती है, इस अवस्था में सेंट्रोमियर का पूर्ण रूप से विभाजन हमें देखने को मिलता है। तो सही उत्तर हमारे पास क्या हो गया, ये सही उत्तर हो गया एनाफेज सेकंड। ठीक है, तो एनाफेज सेकंड की अवस्था में हमें ये देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे।
इसमें पूछा गया है कीटोनोकोर के क्षेत्र में गुणसूत्रों से क्या जुड़ता है? सेंट्रोसोम जुड़ता है, स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, न्यूक्लियस जुड़ता है, क्रोमेटिड्स जुड़ता है, इनमें से कोई नहीं। कीटोनोकोर रीजन समझते हैं? अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा हुआ होगा तो आपके समझ में आएगा। जैसे सेल डिवीजन की अवस्था में मान लीजिए मैंने मेटाफेज की अवस्था की बात आपसे की, इस तरीके से आपके पास क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर का विभाजन हो गया। गुणसूत्र जो होते हैं ये मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं, इस तरीके से गुणसूत्र जो हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो गुणसूत्र हो जाते हैं, इन गुणसूत्रों को जोड़ने के लिए कुछ डिसकंटिन्यूअस फाइबर का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से गुणसूत्रों से कुछ डिसकंटिन्यूअस फाइबर जुड़े हुए रहते हैं और इस डिसकंटिन्यूअस फाइबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनको हम लोग तर्कु तंतु बोलते हैं। तर्कु तंतु बोलते हैं और तर्कु तंतु जो होते हैं इनको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइंडल फाइबर बोलते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा साथियों इस प्रश्न के लिए? तर्कु तंतु हो जाएगा, स्पाइंडल या स्पिंडल फाइबर हो जाएगा। तो बी उत्तर जो है स्पिंडल फाइबर, ये यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए, तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एम फेज की शुरुआत के अनुरूप है? चलिए भैया, एम फेज की शुरुआत के अनुरूप कौन सा है? साइटोकाइनेसिस है, जीवन चरण है, कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है, या कैरियोजेनेसिस है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ एम फेज? साइटोकाइनेसिस, जीवन फेज, कैरियोकाइनेसिस और कैरियोजेनेसिस। अब ये क्वेश्चन जो है एम फेज की बात किया जा रहा है। अगर किसी भी कोशिका के जीवन चक्र को पढ़ा होगा आपने, सेल लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, तो सेल साइकिल में जो सेल साइकिल होती है, कोशिका चक्र जो होता है साथियों, ये कोशिका चक्र दो अवस्थाओं से गुजरता है। एक को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, जो कि सबसे लंबी अवस्था होती है किसी भी कोशिका के जीवन काल में, अंतरावस्था कहा जाता है, अंतरावस्था कहा जाता है। और एक क्या हो जाता है आपके पास, एक हो जाता है डिवीजन फेज, डिवीजन फेज जिसको विभाजन अवस्था कहा जाता है, विभाजन अवस्था कहा जाता है, या इसको एम फेज कहा जाता है, एम फेज कहा जाता है विभाजन अवस्था को। ठीक है, और जब किसी कोशिका का विभाजन होता है तो याद रखिएगा कोशिका के विभाजन में दो तरह का विभाजन होता है। एक तो केंद्रक का विभाजन होता है और दूसरा किसका विभाजन होता है साथियों? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो जो केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है किसी भी कोशिका का, ठीक है, सबसे पहले किसका विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो ये जो विभाजन होता है इस विभाजन को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इसको? कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। और जब केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो जाता है साथियों, तो फिर किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो याद रखा कीजिए सबसे पहले अवस्था कौन सी होती है? सबसे पहले केंद्रक होगा, विभाजन फेज, एम फेज, विभाजन फेज का मतलब क्या हो गया कि केंद्रक का विभाजन पहले होगा और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। और केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हो? कैरियोकाइनेसिस कहते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। बाकी G1, G2, G0 अवस्था किसकी है? ये इंटरफेज की अवस्था है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ केंद्रक का विभाजन। तो विभाजन अवस्था में सबसे पहले क्या आ जाती है, कैरियोकाइनेसिस आ जाती है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन 1, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए, यह कह रहा है सेंट्रोमियर प्रोफेज और मेटाफेज के बीच विभाजित होता है, सेंट्रोमियर मेटाफेज और एनाफेज के बीच विभाजित होता है, सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता है, सेंट्रोमियर विभाजित करता है लेकिन दो बेटियां जुड़ी रहती है। बेटियां कहने का मतलब क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स होता है उसके जो दो भाग हो जाते हैं, जो दो भुजाएं होती हैं, उनको हम लोग बेटियों का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड्स जिसको कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जिसको कहा जाता है, क्रोमेटिड्स कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी क्वेश्चन संख्या 20 पढ़ाया हुआ था तो यहाँ पर आपको उत्तर दिया हुआ था। इसने कहा कि सेंट्रोमियर विभाजित नहीं करता है, सेंट्रोमियर प्रोफेज और मेटाफेज के बीच विभाजन। अभी आपने क्या देखा था कि सेंट्रोमियर का विभाजन किसमें होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन एनाफेज सेकंड में होता है, और एनाफेज सेकंड किसका है, मियोसिस सेकंड का भाग है, यानी कि सेंट्रोमियर विभाजित नहीं करता है। ये स्टेटमेंट सही है। सेंट्रोमियर विभाजित कहां पर करेगा भैया, मियोसिस सेकंड में करेगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में करेगा, और ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की बात कर रहा है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। 20 वाले प्रश्न को फिर से देखिएगा, आपको ये आंसर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको बताया था एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट में नहीं होता है, मियोसिस सेकंड में होता है। तो ये कथन यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए सत्य होगा, सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। परमाणु लिफाफा और न्यूक्लियोलस गायब होने के अंत में होता है। चलिए भैया, न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियरेंस अकर्स एट द एंड ऑफ, किस अवस्था के एंड में होता है, प्रोफेज, इंटरफेज, मेटाफेज और टेलोफेज। देखिए, आप सबको पता है कि इस तरीके से क्या होती है, कोई कोशिका होती है, ये कोई कोशिका हो गई, ये होता है इसका केंद्रक, और केंद्रक के बाहर ये जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग केंद्रक कला कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं, या इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से भी जाना जाता है। इसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह दिया जाता है। ठीक है, इन्वेलप भी कह दिया जाता है। बाकी ये जो आपके पास केंद्रक हुआ, इस केंद्रक में इस तरीके से क्रोमेटिड्स के रूप में, क्रोमेटिड्स धागों के रूप में जो होते हैं क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस होता है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, आरआरएनए को बनाता है। ठीक है, इसके अंदर अपना न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। अब यहां से पूछा गया हुआ है कि न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, ये न्यूक्लियोलस गायब होना और केंद्रक कला, तो केंद्रक कला लुप्त होगी। तो केंद्रक कला किस तरीके से, इस तरीके से केंद्रक कला जनरली जो होती है ये लुप्त होना शुरू हो जाती है, और गुणसूत्र जो होते हैं ये स्पष्ट नजर आना शुरू होते हैं। स्पष्ट नजर आने का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र की दो भुजाएं जो होती है ये आपको स्पष्ट नजर आना शुरू हो जाती है, और ये जो केंद्रिका थी ये केंद्रिका गायब हो जाती है। ये प्रथम अवस्था में होता है, पूर्वावस्था में होता है, जिसको प्रोफेज के नाम से जानते हैं, प्रोफेज के नाम से जानते हैं। तो कौन सी अवस्था हो गई, प्रोफेज की हो गई। सेल डिवीजन आपने पढ़ा हुआ होगा, सेल डिवीजन में आपको मिला हुआ होगा, ये किस अवस्था में हो जाती है, प्रोफेज की अवस्था में होती है साथ, क्योंकि मेटाफेज में तो सब बीच में आ जाते हैं, टेलोफेज में सब बढ़ जाते हैं, एनाफेज में सब बढ़ जाते हैं, टेलोफेज में फिर से क्या हो जाता है, अलग अलग दो पुत्री कोशिकाएं जो होती है, डॉटर सेल्स जो होती है, उनका निर्माण हो जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने का या न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने का जो घटना होता है, ये घटना किस अवस्था में होती है, ये घटना हो जाती है साथियों आपको प्रोफेज में। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे। डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस चरण के दौरान होती है, कोशिका विभाजन के किस चरण के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए जो होता है अपनी जैसी प्रतिकृति बनाता है। ठीक है, या क्रोमोसोमल से रेप्लिकेशंस जो होता है किस फेज के दौरान होता है, प्रोफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, किसी भी कोशिका के अंदर अभी आपको बताया हुआ था कि
उसके जीवन काल में दो अवस्थाएं होती है। किसी भी कोशिका के जीवन काल में दो अवस्था होती है। एक होती है अंतरावस्था, अंतरावस्था होती है जिसको कि एंटरफेज कहा जाता है, एंटरफेज कहा जाता है। और दूसरा जो होता है ये हो जाती है विभाजन अवस्था होती है। क्या हो जाती है? विभाजन अवस्था होती है, विभाजन अवस्था होती है, ठीक है, जिसको कि हम लोग डिवीजन फेज कहते हैं। डिवीजन फेज जो होता है, डिवीजन फेज में फिर आपके पास क्या आ जाता है? प्रोफेज आ जाता है, मेटाफेज आ जाता है, प्रोफेज आ जाता है, मेटाफेज आ जाता है, ठीक है, एनाफेज आ जाता है, टिलोफेज आ जाता है, टिलोफेज। तो ये सारी अवस्थाएं किसमें हैं? कोशिका के विभाजन से है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है अब विभाजन से पहले जितनी सारी तैयारियां कोशिका करती है वो सब किस अवस्था में करती है? एंटरफेज में करती है। अंतरावस्था में सारी तैयारियां पूरी होती है। और यहाँ पर डीएनए या क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन कहा गया है, ये किस में होती है साथियों? ये जो होती है आपके पास ये एंटरफेज अवस्था में होती है। याद रखिएगा कोशिका के जीवन की सबसे, अगर किसी कोशिका का जीवन काल 24 घंटे का है तो 23 घंटा एंटरफेज में ही रहता है। सबसे लंबी प्रावस्था है ये, सबसे लंबी प्रावस्था होती है कोशिका के जीवन काल में। सोचिए कि 24 घंटे अगर किसी कोशिका का जीवन काल है तो एंटरफेज 23 घंटे की होती है, बाकी 1 घंटे में उसके अंदर क्या हो जाता है? डिवीजन फेज होता है। और उस 1 घंटे में भी आप देख सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इस तरह की अवस्थाएं चलती रहती है। और ये बात आपके समझ में, तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो गया? यहां पर इसका उत्तर हो गया एंटरफेज। ठीक है, तो एंटरफेज इसका सही उत्तर होगा, इसका परफेक्ट उत्तर होगा। आशा कर रहा हूं कि यहां तक की बातें जो हैं वो क्लियर आपको हो गई होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि होली के उपलक्ष्य में छुट्टियां हो रही है, सभी लोग अपने घर जा रहे हुए हैं, एडिटर बंधु भी नहीं रहेंगे, तो ये सभी क्लासेस प्रीमियर पर आपकी लग जाएगी। तो आप लोग समय निकालकर आप लोग अपनी इस क्लास को देखेंगे। बाकी क्लास जनित किसी तरह की कोई और असुविधा हुई, कोई बातें नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चंस परेशान किया, तो जब हम लोग क्लासेस में एकजुट होंगे, एक साथ आएंगे, तो आप लोग जरूर इस चीज को मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी साथियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम लोग मिलेंगे होली के तुरंत बाद। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही जैविक रंगों के साथ होली को मनाइए। होली जो है हर्षोल्लास का त्योहार है। आप लोग बच्चे हैं तो आप लोगों को और इसकी जो होती होगी बेसब्री से इंतजार रहता होगा। तो बहुत ही संयम के साथ आप ये होली मनाएं और ईश्वर करे कि ये होली आप लोगों के जीवन में और भी सुखद समाचार लेकर आए। जिन सभी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप उत्तीर्ण हो, अच्छे अंक से पास करें, और आप अपने माता पिता, अपने समुदाय, अपने लोगों का, अपने शिक्षकों का नाम ऊंचा करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आज की क्लास से मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। बहुत जल्दी यथाशीघ्र आप लोगों से मुलाकात होगी और आगे की बातों को हम लोग करेंगे। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।